गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम ये चौथा पद्य जो अपना बच गया था ऋतु वर्णन का, ये समझ लेंगे और फिर अगली कविता समझेंगे। आप लोग किताब सामने रखो, समझते जाओ। और अब मैं आप लोगों को या तो गूगल मीट ऐप पर मीटिंग लूँगी, या फिर अगर उस पर आप लोग अवेलेबल हमेशा नहीं रहते हो तो आप लोग अपने लर्निंग के वीडियो कि आप याद कर रहे हो उसके वीडियो मुझे दिखाओ ग्रुप पे बना के, ठीक है। सभी लड़कियां या 2-4 लड़कियों का एक ग्रुप जो आपका सहेलियों का होगा वो बना लो और आप मुझे गूगल मीट ऐप पर बताओ, ठीक है। चलो। तालन पे ताल पे, तमालन पे मालन पे, वृंदावन बीथिन बहार बंसीवट पे। मैंने आपको बताया था पद्माकर कवि के द्वारा लिखी हुई ये रचना है। इसमें सब ऋतुओं का वर्णन है। जैसे पहले अपन ने वसंत का देखा, फिर वर्षा का देखा, अब ये शरद ऋतु का वर्णन है। अभी शरद ऋतु ही चल रही है तो आपको पता है ये ऋतु में क्या क्या होता है। तालन अने तालाबों पर, तमाल अने तमाल के वृक्ष पर, और मालन मतलब मालाओं पर, सब जगह जो है शरद ऋतु छा गई है। वृंदावन बीथिन, बीथिन मतलब गलियों में, वृंदावन की गलियों में बहार बंसीवट, बंसी यानी बंसी जहाँ बजाते हैं श्री कृष्ण, उसके वृक्ष पर बहार आ गई है। कहे पद्माकर अखंड रास मंडल पे, अखंड मतलब संपूर्ण, संपूर्ण रास मंडल जो कि ब्रज में है वहाँ पर मंडित उमंड महाकालिंदी के तट पर, मंडित मतलब सुशोभित हो रही है भीड़, महा यमुना के, कालिंदी मतलब यमुना के तट पर रास मंडल रचा हुआ है और सुशोभित हो रही है। क्षिति पर छान पर, क्षिति मतलब धरती, छान मतलब छज्जों पर, छाजत छतान पर, और सबकी छताओं पर छा रही है शरद ऋतु। ललित लतान पर, ललित यानी सुंदर, लताओं पर, पेड़ पौधों के ऊपर जो लताएं होती है उस पर भी जो है शरद ऋतु छाई हुई है। लाड़िली की लट पे, और राधा रानी, लाड़िली किसको कहते हैं ब्रज में? राधा रानी को। और राधा रानी के बालों की जो लट है सुंदर, उस पर भी शरद ऋतु शोभा दे रही है। छाई भली छाई यह शरद जुन्हाई जी, यह शरद की जुन्हाई मतलब चांदनी, जुन्हाई का अर्थ लिख लो चांदनी। शरद ऋतु की ये जो चांदनी है यह छाई हुई है सब दूर, क्योंकि शरद ऋतु की विशेषता ये होती है कि इसमें चंद्रमा एकदम, चांदनी एकदम ऐसी होती है धवल कि वो पूरे आकाश और धरती मंडल को स्वच्छ सफ़ेद बना देती है, क्योंकि आसमान साफ होता है बारिश के बाद, तो सूर्य और चंद्रमा भी तेज चमकते हैं। पाई छवि आज ही कन्हई के मुकुट पे, और छवि मतलब सुंदरता आज ही कन्हैया के मुकुट पर छाई हुई है। कन्हैया के मुकुट पर आज अधिक सुंदरता छाई हुई है। तो इस तरह से ब्रज में, वृंदावन में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने रास रचाया था, तो इसमें वही वर्णन किया गया है। तो आप ये चारों ऋतुओं का वर्णन लिख लो। अब ये अगली जो कविता है अपनी प्रकृति चित्रण की, ये बहुत सरल और छोटी कविता है। बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन इसके कवि हैं, और इन्होंने बादल को कहाँ घिरते देखा है, किस तरह के बादल है, ये इस कविता में बताया है। अमल धवल गिरी के शिखरों पे, अमल मतलब स्वच्छ, धवल मतलब सफ़ेद, गिरी यानी पर्वत की, शिखर मतलब चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे जो है शीतल, तुहिन मतलब बर्फ़ के टुकड़े, जो बर्फ़ के कण हैं शीतल मोती जैसे, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। वो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओस की बूंदें। तो वो जो ओस की बूंदें हैं वो मान सरोवर, जहाँ पर मान सरोवर झील है बहुत सुंदर, जहाँ कमल खिलते हैं, जहाँ के हंस मोती चूगते हैं, ऐसी सुंदर मान सरोवर की झील में जो कमल है उन पर मैंने मोती जैसे ओस की बूंदों को गिरते देखा है। तो यहाँ पर जो कवि है वो
उस श्वेत कैलाश पर्वत का वर्णन कर रहा है जहाँ की बादल जो है उसके ऊपर ऐसे छाते हैं जैसे कि वहीं पर बादलों का जन्म हुआ है। और इतना सुंदर वर्णन है, इतनी सुंदर जगह है वो। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हिमालय के ऊंचे, तुंग मतलब ऊंचे ऊंचे कंधों पर छोटी बड़ी कई तरह की वहाँ पर झीलें हमको दिखाई देती है। उनके श्यामल नील सलील में, नील सलील, सलील मतलब जल, वहाँ पर श्यामल यानी काले और नीले रंग के जल समतल देशों से आकर वहाँ पर जो जल है वो इकट्ठे हुए हैं झीलों में और वो समतल देशों से आए हैं। पावस की उमस से आकुल, पावस यानी वर्षा ऋतु, उमस यानी गर्मी से आकुल मतलब परेशान, तो वर्षा ऋतु की गर्मी से परेशान तिक्त मधुर 20 तंतु खोजते। तिक्त मतलब तीखे, मधुर यानी मीठे, 20 तंतु, 20 तंतु किसको कहते हैं? कमल की डंठल जो होते हैं उसको तोड़ने पर जो तंतु निकलते हैं, कमल की नाल, उसको खोजते हुए हंसों को तीरते देखा है। तो ऐसे हंस जो गर्मी से परेशान हैं और जो कमल की नाल को खोज रहे हैं, कहाँ पर? मानसरोवर में। जो स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे और मधुर होते हैं, उन्हीं को वो खाते हैं हंस। वही पानी में रहते हैं, मानसरोवर के पानी में, और वहीं पर कमल भी खिलते हैं। तो उन्होंने श्यामल और नीले रंग के जल में हंसों को तैरते हुए देखा है। तो मानसरोवर का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अब यहाँ पर बताया है कि वसंत ऋतु के सुबह में मंद मंद हवा बह रही है, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। बाल अरुण मतलब कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो वो कैसा होता है? बालक की तरह। अरुण मतलब हल्की हल्की लालिमा लिए हुए होता है, उसकी किरणें कोमल होती है। अगल बगल उसके जो है स्वर्ण मतलब सोने की आभा, जैसे उसके शिखर, जो पर्वत के शिखर हैं उस पर वो चमकती है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। ये किसके लिए कहा है? चकवा चकवी के लिए। निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे। अब ये जो कहानी है, ये क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ। देखो, चकवा और चकई एक पक्षी का नाम है और वो जो है रात को अलग अलग होते हैं, क्योंकि चकवा जो है किसको पसंद करता है? सूर्य को, और चकई जो है चंद्रमा को। तो वो सूर्य नहीं उगता जब तक चकवा जो है विरह में रहता है, और सारी रात वो विरह में बिता देते हैं। तो वो निशा काल मतलब रात के समय अभिशापित है, वो किसी श्राप से ग्रस्त हैं और मजबूर हैं, तो वो अलग अलग विरह में बिता रहे हैं। बंद हुआ क्रंदन, फिर उनका रोना बंद हो गया। उनमें उस महान सरोवर के किनारे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। फिर जब सुबह हुई उनका कलह बंद हो गया सूर्य उगने से, क्योंकि चकवा की जो विरह थी वो अग्नि खत्म हो गई। शेवाल जो होता है एक तरह की हरी घास होती है, तो उस हरी घास की दरी पर, दरी जैसी वो बिछी हुई है, उस पर उन चकवा चकई को मैंने प्रणय कलह मतलब प्रेम से कलह करते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 100 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, अब वो जो बर्फ़ की घाटी है वो कैसी? दुर्गम है, मतलब जिस पे चढ़कर जाना अत्यंत ही कठिन है। 100 सहस्त्र मतलब 100 हजारों फीट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, ये किसके लिए कहा है? हिरण के लिए। देखो, हिरण जो होता है एक प्रकार का हिरण है, कस्तूरी नाम का हिरण होता है। उसकी नाभि में एक कस्तूरी होती है। कस्तूरी की गंध इतनी सुंदर होती है, इतनी मधुर होती है कि वो उसके पीछे पागलों की तरह, उसकी गंध आती है तो पागलों की तरह वो भागता है। उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर से ही वो गंध आ रही है। तो अलख नाभि से उठने वाले, अलख मतलब जो उसको दिखाई नहीं देती, उसके निज के ही, अपने खुद के ही उन्मादक परिमल, परिमल मतलब सुगंध के पीछे धावित होकर
तरल तरल कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो वो तरल जो है चंचल, तरुण, तरुण मतलब युवा जो कस्तूरी हिरण है वो अपने आप पर चिढ़ रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर हमने चकवा चकई का भी देखा पहले वाले पैराग्राफ में, अब इसमें अपन ने हिरण का देखा है। अब अगले इसमें अपन देखेंगे कालिदास के मेघदूत का। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने एक रचना लिखी है मेघदूत। मेघदूत में उसने बादलों को दूत बनाकर भेजा है, क्योंकि धन का स्वामी जो कुबेर है उसकी जो अलका नगरी है वहाँ पर उसकी जो पत्नी रहती है वो उसको भेजती है, अपने पति को मेघ को दूत बनाकर संदेशा भेजती है। तो ये कालिदास की रचना है, उनके नाटक का नाम है मेघदूत। तो उसी पर आधारित ये बात कही जा रही है कि कालिदास के नाटक का मतलब जो अलका नगरी है उसका कहीं ठिकाना नहीं है। व्योम मतलब आकाश में, प्रवाही मतलब बहने वाले गंगा जल का भी, क्योंकि आकाश गंगा जो कहते हैं उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मैंने बहुत ढूंढा पर वो मुझे उसका पता कहीं नहीं लगा। देखो, दूत के रूप में यक्ष का संदेश उनकी प्रिया के पास ले जाने वाले उस बादल का कहीं पता नहीं लगा। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा, नहीं यहीं पर हो सकता है। कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि जिसको कालिदास ने दूत बना के भेजा, हो सकता है वो मेघ यहीं पर बरस पड़ा होगा। जाने दो वह कवि कल्पित था। फिर कवि कहता है कि वो तो कवि की कल्पना थी, इसको हम जाने देते हैं। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो कवि ने वहाँ पर क्या देखा, भीषण जाड़ों मतलब सर्दी में, नभ चुंबी आकाश को चूमने वाले कैलाश के शिखर पर, कैलाश पर्वत के शिखर पर महामेघ को मतलब बड़े बड़े जो बादल हैं वहाँ कैलाश पर्वत पर जो गगन को चूम रहे हैं, ऐसे कैलाश पर्वत के शिखर पर जो बड़े बड़े बादल हैं उनको झंझा नील मतलब कि तूफानी हवाओं से भिड़कर, गरजते गरजते भिड़कर बरसते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह से हमने ये पूरी कविता में देखा कि कवि ने बादल को कहाँ घिरते देखा है, पर्वत के शिखर पर, है ना। मानसरोवर का वर्णन फिर उसने किया है कि हंस किस तरह से वहाँ पर क्या करते हैं, कमलनाल को ढूंढते हैं, खोजते हैं। उसके बाद फिर वहाँ चकवा चकई पहाड़ पर किस तरह से सूर्य उदय होता है और किस तरह से सरोवर के किनारे मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कस्तूरी मृग वहाँ पर उस घाटियों में किस तरह से भटकता है, और फिर हमने देखा कि वहाँ बादल जो हैं किस तरह एक दूसरे से भिड़ते हुए गरजते हैं। तो ये पाठ का बहुत सरल कविता है, इसका आप अर्थ समझ के लिख लो। इसके प्रश्नोत्तर में मैं भेज चुकी हूँ, है ना। तो अपना ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अपने को 6 मंथली का कोर्स कंप्लीट करना है। अभी टेस्ट भी होंगे आपके कुछ समय बाद।